हेलो गाइस, वेलकम चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस जब अपना नेक्स्ट वीडियो डेट इज बायो अवेलेबिलिटी एंड ऑफ कोर्स बायो इक्विवेलेंस भी क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके बीच में बेसिकली कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, बाकी इसमें कुछ कंफ्यूज होने जैसा है नहीं, ठीक है ना। देखो समझना क्या हुआ है ना भाई, कोई भी आपने ड्रग दी, ठीक है ना, और उसको ये लिपिड बाइलेयर पास करनी है और एब्जॉर्ब होना है, ठीक है ना। तो आपने कोई ड्रग दी, ठीक है, और उसको ये लिपिड बाइलेयर पास करनी है और यहाँ पे एब्जॉर्ब होना है, ठीक है। और फिर एक्चुअली ये एक तरीके से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी, ठीक है ना। और ये ड्रग एक्चुअली अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गई। पर क्या इसी चीज़ को अपन ऑफकोर्स एब्जॉर्प्शन कहते हैं, लेकिन होता क्या है, सारी ड्रग यहाँ नहीं पहुँचती। लेट्स से आपने 100 मिलीग्राम एक ड्रग दी, ठीक है, 100 मिलीग्राम में से, ठीक है, 70 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है ना। लेट्स से 70 मिलीग्राम यहाँ एब्जॉर्ब हो गया और 30 मिलीग्राम एक्सक्रीट हो गया, ठीक है। तो ये आपने एक डोज दिया जिसमें से लिपिड बाय लेयर के अंदर 70 मिलीग्राम गया और 30 मिलीग्राम एक्सक्रीट कर गया, ठीक है। ये जो 70 मिलीग्राम है, ये 70 मिलीग्राम में से भी लेट्स से 20 मिलीग्राम जो अपना ड्रग इफ्लेक्स है, ठीक है ना, इसे अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये जो ड्रग है ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चली गई और फाइनली सिस्टमिक सर्कुलेशन में अपना पहुंचा 50 मिलीग्राम। समझ में आया। तो भाई जहां मैंने 100 मिलीग्राम ड्रग दिया था वहां मेरे पास से 50 मिलीग्राम ड्रग पहुंचा। तो एक्चुअली कितनी ड्रग अवेलेबल हुई, ये कितना अनचेंज ड्रग अवेलेबल हुई फाइनली सिस्टमिक सर्कुलेशन में, इसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। आई मेरी बात समझ में। तो बायो अवेलेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द अनचेंज ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। भाई आपने कितनी ड्रग दी और फाइनली कितनी ड्रग अवेलेबल हुई, है ना, उसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। देखो समझो मेरी बात, भाई आपने कोई भी ड्रग, जैसे ये एक मैंने एग्जांपल दिया था ओरल रूट से दी, ठीक है ना। अगर इसमें अगर अपन बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो बायो अवेलेबिलिटी कितनी हुई, तो बायो अवेलेबिलिटी 0.5, ठीक है, ये कह लो 50%, है ना। तो 0.5 इसकी अवेलेबिलिटी हुई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आईवी रूट की, ये तो मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था उसका है, ठीक है। पर अगर आईवी रूट के एग्जांपल देखें तो भाई ना तो वहाँ डायरेक्टली कोई ऐसा एक्सक्रीशन होना है, ठीक है, ना वहाँ कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होना है। जो भी ड्रग आप देते हो इंजेक्शन से, ठीक है ना, वो डायरेक्टली, ठीक है ना, जो भी आप ड्रग देते हो इंजेक्शन से वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करता है। इसलिए आईवी रूट की अगर अपन बात करें तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी मानी जाती है 1, ये कह लो 100%। मेरी बात समझ में आई। बायो अवेलेबिलिटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है आपको समझ में आया ना। तो देखो बायो अवेलेबिलिटी दो चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला तो एब्जॉर्प्शन कितना है, ठीक है ना। तो बायो अवेलेबिलिटी एक तो डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन पे, दूसरा डिपेंड करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पे। इन दोनों के अकॉर्डिंग बायो अवेलेबिलिटी डिसाइड होता है। एंड बायो अवेलेबिलिटी डिपेंड इस पे भी करता है कि कितना जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, भाई कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ और कितना स्पीड से एब्जॉर्ब हुआ। कहने का मतलब बायो अवेलेबिलिटी टाइम रेफरेंस की अकॉर्डिंग चलता है भाई, कि एक पर्टिकुलर मिनट पे, कि 1 मिनट पे कितना कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, 2 मिनट पे कितना है, 3 मिनट पे कितना है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बायो अवेलेबिलिटी को अगर कैलकुलेट करना होता है ना तो वो एक्चुअली कैसे करते हैं भाई, अपन क्या करते हैं, अपन एक कर्व बनाते हैं जिसमें एक प्लाज्मा कंसंट्रेशन रहता है और टाइम रहता है, और जो इसका एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है, वो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग होता है। कहने का मतलब लेट्स से मैं यहाँ एक कर्व बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने रख दिया प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक ड्रग, ठीक है, और ये टाइम, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भाई सबसे पहले तो आपने ड्रग दी तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं कर्व बनाऊँ जिसका भी अपन एग्जांपल लिया था, तो ये एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, एब्जॉर्ब हो रही है, फिर फाइनली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी हो गया और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई, ठीक है। और फिर धीरे धीरे ये एक्सक्रीट भी, मतलब ऑफकोर्स किडनी से भी तो निकलेगी, है ना, ड्रग एक्सक्रीट या एलिमिनेट भी तो होगा भाई। वो जो 30 जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था 30 मिलीग्राम एक्सक्रीशन, वो तो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। कहने का मतलब ये पॉइंट था, ठीक है ना। तो पहले पहले धीरे धीरे ड्रग, ये कह लो प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगा ओरल रूट के अंदर और फिर मेंटेन रह के फिर एलिमिनेट कर जाएगा, ठीक है। और इसके जो नीचे का कर्व होता है ना, जो इस एरिया के अंडर का कर्व होता है, इसे अपन कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। कभी कभी हम लोग को समझ में आता है इसका मतलब क्या होता है, ये कर्व, एरिया अंडर द कर्व। हालांकि मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि ये मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है ना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, ये भी अपन छेड़ेंगे नहीं। वैसे मेरे पास 12th तक मेरे पास मैथमेटिक्स भी थी, ठीक है ना, तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा फील आती है इनको देख के। मतलब 12th में मेरे पास बायो भी थी और मैथ्स भी थी, ठीक है ना। तो इनफैक्ट मैं कभी मैथमेटिक्स पढ़ता नहीं था, मेरे को मैथ्स वैसे अच्छी लगती थी, बनना डॉक्टर था, बट मैथमेटिक्स मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को आती है, बस अपने आप ही फील होता था आती है। मेरे 12th में भी मैथ्स में 99 नंबर आए थे और वो एक नंबर रह गया था प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो उसमें छोटी गड़बड़ी हुई थी, जबकि मैंने पढ़ा भी नहीं था। मतलब मैं हमेशा से ऐसा था मैथ्स के अंदर, जबकि बायो में कम आए थे, बायो में मेरे आए थे 97।
ठीक है ना। तो मैं ये बता रहा था, तो ये एक्चुअली इसका एक लॉजिक है एरिया अंडर द कर्व का, है ना। जैसे ये मैंने बताया, जो भी आपको कर्व बताया, ये कर्व समझ लो किस चीज़ के लिए, ये है एरिया अंडर द कर्व, है ना, ओरल रूट के लिए, ठीक है ना, ये ओरल रूट के लिए। अगर मान लो मैंने आईवी रूट के लिए करना है, ठीक है ना, अब समझो आईवी रूट से अगर अपन दे रहे तो बायो अवेलेबिलिटी का ग्राफ कैसे बनेगा, सोचो, मैं बताऊँ, देखो ऐसा बनेगा भाई, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी में सबसे पहले ही हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है 0 मिनट पे, कि लाइक 0 मिनट इन द सेंस कि आपने जैसी ड्रग दी वो हाईएस्ट ही है, उसके बाद धीरे धीरे अपना वो कम होने लगती है। तो ये होता है आईवी कर्व, लाइक अगर आप एरिया अंडर द कर्व अगर आईवी रूट से दे रहे हो तो ऐसे बायो अवेलेबिलिटी का कर्व बनता है। आई मेरी बात समझ में। तो ये सिर्फ एक कर्व था जो आपको समझाना था कि इसका मतलब क्या है। तो जब भी कभी अपन बायो अवेलेबिलिटी निकालते हैं तो वो अपन कंपेयर करते हैं हमेशा आईवी रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स और आईवी रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कितनी होती है 1। तो एफ क्या होता है, एफ यानी बायो अवेलेबिलिटी के लिए सिंबल है AUC ओरल अपन AUC IV इंटू 100, करेक्ट। इस तरीके से चीज़ें चलती है, ठीक है ना। तो ये बायो अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, कि कितनी ड्रग अवेलेबल है, कितनी अनचेंज ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर अवेलेबल हुई कंपेयर टू जितना आपने डोज दिया उसके कंपैरिजन में। तो उसके कंपैरिजन में 0.5 था, जैसा अभी अपन ने एग्जांपल लिया, ठीक है। अब देखते हैं बायो इक्विवेलेंस क्या होता है। भाई बायो इक्विवेलेंस क्या होता है कि इक्विवेलेंस का मतलब समझते हो सिमिलर, कि भाई दो फार्मास्यूटिकल जो कंपाउंड्स है उनमें कितना सिमिलर रेट या रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन या सिमिलर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। देखो एक्चुअली क्या होता है, बायो इक्विवेलेंस होता है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज़ करती है। जैसे कि समझो एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसने रिसर्च करके अपना बहुत पैसा लगा करके एक ड्रग डेवलप करी, ठीक है ना। और वो एक्चुअली जो ड्रग होती है वो उसको अपना नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे उसका नाम होगा ब्रांडेड ड्रग, ठीक है ना। भाई एक कंपनी ने ड्रग बनाई, ठीक है, लेट्स से एक कंपनी ने पैरासीटामोल इन्वेंट किया, एक तरीके से मतलब बनाया, ठीक है ना। अब उस कंपनी ने उस ब्रांडेड ड्रग का नाम रख दिया डोलो, ठीक है। उसके अंदर कितना होता है पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम, है ना। तो ब्रांडेड ड्रग, एक्चुअली ब्रांडेड ड्रग क्या करती है, वो ड्रग जो एक्चुअली उस कंपनी ने बनाई और फिर उसका वो 20 ईयर का गवर्नमेंट उन्हें लाइसेंस देती है, पेटेंट उनको देती है कि अब ये पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम कोई नहीं बना सकेगा 20 साल तक, क्योंकि आपने इस पर काम किया तो अब आप कमाओ, ठीक है। 20 साल बाद क्या होता है, अब जेनेरिक ड्रग बनना स्टार्ट होती है कि भाई अलग अलग कंपनियां उस ड्रग को बनाएगी उस फॉर्मूला का यूज़ करके, है ना। और वो जो एक्चुअली जो जेनेरिक ड्रग है वो लीगल कॉपी है, ठीक है ना, मतलब अलाउड है अब उसको कॉपी करना, वो कॉपी करके बना रहे, ठीक है। कब बनाएंगे, 20 साल बाद, जब उनका पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा। और वो जो ड्रग बनेगा उसमें ये देखा जाता है कि मान लो इस ड्रग का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, ठीक है ना। जो ये ब्रांडेड ड्रग ये डोलो है, ठीक है, ये जो इन कंपनी ने बनाई ब्रांडेड ड्रग, ठीक है, और जो जेनरिक ड्रग बनेगी, ठीक है, उसके कंपेयर किया जाता है कि एटलीस्ट 20% सिमिलैरिटी होनी चाहिए, प्लस माइनस 20%। लेट्स से अगर एक डोलो जो ब्रांड है, ठीक है ना, वो जो पैरासीटामोल दे रहा है उसकी वजह से जब अपन ओरल एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना, तो लेट्स से पूरा का पूरा नहीं यार 0.5 ले लेते, ठीक है ना। तो लेट्स से 0.5 उसके अंदर मिलता है, बायो अवेलेबिलिटी है उस ड्रग की 0.5। तो जब वो जब 20 साल हो जाएंगे, उनका पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा, तो जो जेनेरिक ड्रग बनेगी उसके अंदर प्लस माइनस 20% का उनके पास एविडेंस होना चाहिए। कहने का मतलब जो ड्रग उन्होंने बनाई या तो वो 0.45 हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस 20% इतना ही नहीं 0.4, है ना, 0.4 से लेकर 0.6 की बायो अवेलेबिलिटी होगी। अगर ये कर पा रहे इसका मतलब वो ड्रग अप्रूव्ड है। तो ये दो ड्रग एक्चुअली इक्विवेलेंट होनी चाहिए, या इक्विवेलेंट होनी चाहिए, इसे कहते हैं बायो इक्विवेलेंस। समझ में आया मेरी बात। भाई कहने का मतलब दो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड जिसका सिमिलर, वर्ड सुनना, सिमिलर मतलब प्लस माइनस 20%, कि भाई ऑलमोस्ट इक्वल ही है, सिमिलर रेट ऑफ एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, उससे अपन कहते हैं बायो इक्विवेलेंस। मान लो इन जो दूसरी कंपनी ने ड्रग बनाई, ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी आ रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन में 0.2, तो क्या ये दोनों सिमिलर है? नहीं है। तो ये क्या ये दोनों बायो इक्विवेबल है? इन दोनों को बायो इक्विवेलेंस कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। जो मेन ड्रग है जो कंपनी ने R&D रिसर्च करके बनाई और जो दूसरी ड्रग 20 साल बाद बनेगी, उनके बीच में सिर्फ 20% का फर्क आना चाहिए। अगर 20% का बस फर्क आ रहा है, प्लस माइनस 20% की रेंज में, इसका मतलब जो जेनेरिक ड्रग है वो बायो इक्विवेलेंट है विद कंपेयर टू द पायनर और द फर्स्ट ड्रग, ठीक है ना। और वो ड्रग फिर मार्केट में लॉन्च करी जा सकती है, क्योंकि अब सारी कंपनीज बनाएगी और पहले 20 साल वही कंपनी बनाएगी जिसने इतना खर्चा किया इस ड्रग को बनाने में, लाइक पहली बार बनाने में, तो उनको कमाने का मौका दिया जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं बायो इक्विवेलेंस। समझ में आया? बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कितना अनचेंज ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंची। बायो इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि जो जेनरिक ड्रग है वो, या दो फार्मास्यूटिकल जो कंपाउंड है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रेट ऑफ या सिमिलर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, और वो सिमिलर की परिभाषा है प्लस माइनस 20%।
करेक्ट। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही यार। अब देखा जाए तो अपन जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में अपन ने एब्जॉर्प्शन पूरा देख लिया, ठीक है। इस एब्जॉर्प्शन के अंदर मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है, पीजीपी पंप क्या होता है, ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, एंड ऑफ कोर्स बायो अवेलेबिलिटी, और शायद टीचर डायरेक्टली बायो इक्विवेलेंस के बीच में डिफरेंस भी पूछ सकता है। आगे मेरी बात समझ में। तो ये था अपना एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इस एब्जॉर्प्शन के बाद अब अपन पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म, उसके बाद एक्सक्रीशन। इस तरीके से अपन ने करा फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट, फिर थोड़ा देखेंगे फार्माकोडायनेमिक्स कंप्लीट, और इस तरीके से अपन कंप्लीट करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी। आई होप आप लोगों को पूरा पिरामिड समझ में आ रहा होगा कि अपन कर क्या रहे, करेक्ट, ग्रेट। और फ्रेंड्स जिसको एक्चुअली क्या है ना, मैंने इस सारी चीज़ों के, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे नोट्स बना रखे, ठीक है ना। वो नोट्स आपकी यूनिवर्सिटी में काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट बनेंगे। धीरे धीरे आपको चीज़ें याद भी हो जाएगी, है ना, और वो नोट्स आपको मेरी एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। अपन इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक फीडबैक फॉर्म भी दे रहे हैं, ठीक है ना। उस फीडबैक फॉर्म में आपको जो प्रॉब्लम है वो आप मेंशन करो, ठीक है। वो फीडबैक फॉर्म डायरेक्टली मैं ही पढ़ता हूँ, है ना, और सारे फीडबैक फॉर्म के अकॉर्डिंग सब कुछ मैं काम करता हूँ, ठीक है ना। तो आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके कुछ रह तो नहीं रहा, ठीक है ना, रहेगा तो अपना अगली वीडियो में देख लेंगे। मतलब कुछ बात बताने सब बता दिया मैंने वैसे, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन अपन ने कंप्लीट किया, चिंता मत करो, डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, ये बहुत शॉर्ट टॉपिक्स है वैसे बहुत बड़े, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमबीबीएस, ठीक है ना, इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। अपन एक्सक्रीशन इनको लाइट देखेंगे, फिर एक्सक्रीशन देखेंगे, और फिर अपन इलाज करना सीखेंगे। मतलब आपको एटलीस्ट फील आएगी कि आप डॉक्टर बन रहे हो, ठीक है ना। अब आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे चलती है। ओके, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।